बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर अनन्या के मन में भी सवालों की झड़ी लगी हुई थी। ऑफिस से लौटते ही जब उसने अपनी भीगी हुई छतरी एक कोने में रखी तो उसे उम्मीद थी कि शायद आज उसे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ड्राइंग रूम का नजारा देखकर उसकी सारी थकान झुंझलाहट में बदल गई। उसकी ननद राधिका, जो 2 दिन पहले ही मायके आई थी, सोफे पर पसरकर मैगजीन पढ़ रही थी। सास सुजाता जी और देवर विशाल पास ही कुर्सियों पर बैठकर किसी गहरे मंथन में डूबे थे। अनन्या के अंदर आते ही उन तीनों की बातें अचानक थम गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने चलती हुई फिल्म को म्यूट कर दिया हो। अरे बहू, आ गई तुम? सुजाता जी ने ऐसे पूछा जैसे अनन्या का आना कोई सरप्राइज हो, जबकि घड़ी शाम के 7 बजा रही थी, उसके लौटने के रोज का वक्त। अनन्या ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी माँ जी। अभी उसने अपना बैग सोफे की आर्म रेस्ट पर रखा ही था कि विशाल चहकते हुए बोला, भाभी जी, क्या टाइमिंग है आपकी। बाहर एकदम रोमांटिक मौसम हो रहा है और हम अभी बात ही कर रहे थे कि आज तो भाभी के हाथ के प्याज और पालक के पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए, साथ में वो आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय। राधिका ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ भाभी, प्लीज, ससुराल में तो मुझे ही सब करना पड़ता है। यहाँ आई हूँ तो सोचा आज आपके हाथ का स्वाद चख लूं। भैया अभी ऑफिस से आए नहीं है, उनके आने तक गर्मा गर्म नाश्ता हो जाएगा। अनन्या के पैरों में दिन भर की दौड़ भाग का दर्द था और सिर में हल्की टीस, लेकिन ना कहने का विकल्प भारतीय बहुओं के मेन्यू कार्ड में अक्सर नहीं होता। उसने गहरी सांस ली, अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर बनाती हूँ। वह बेडरूम में गई, जल्दी से कपड़े बदले और रसोई का रुख किया। बेसन फेंटते हुए और प्याज काटते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया। शायद प्याज की वजह से या शायद उस उपेक्षा की वजह से जो उसे महसूस हो रही थी। रसोई से ड्राइंग रूम साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन सुजाता जी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। थोड़ी देर बाद अनन्या ने देखा कि राधिका, विशाल और सुजाता जी ड्राइंग रूम छोड़कर अब उस कमरे में चले गए हैं। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, बस भिड़ाया हुआ था। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, लेकिन अनन्या का ध्यान उस कमरे की तरफ था। वहां से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। खुसुर फुसुर की वही दौर फिर शुरू हो गया था। अनन्या को हमेशा लगता था कि जब भी वह आसपास नहीं होती, ये लोग उसके बारे में ही बातें करते हैं। शिकायतें, बुराइयां या फिर कोई ऐसी योजना जिसमें उसे शामिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। धीरे बोलो, भाभी सुन लेगी तो आफत हो जाएगी। विशाल की दबी हुई आवाज अनन्या के कानों में पड़ी। अनन्या के हाथ ठिठक गए। उसका शक सही था, कुछ तो ऐसा है जो उसे छिपाया जा रहा है। क्या वे उसकी किसी गलती पर चर्चा कर रहे हैं या फिर राधिका के लिए कोई महंगा तोहफा देने की योजना बन रही है, जिसका खर्चा अंत में अनन्या और उसके पति मयंक की जेब पर आएगा। माँ, आप चिंता मत करो, भैया को मैं संभाल लूंगी, लेकिन भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, राधिका कह रही थी। अनन्या का दिल भारी हो गया। यह परायापन उसे काटता था। वह इस घर के लिए दिन रात खटती थी, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर के खर्च में देती थी, फिर भी अपने और पराये की लकीर इतनी गहरी थी कि उसे मिटाया नहीं जा सकता था। तेल से धुआं उठने लगा। अनन्या ने जल्दी से पकौड़े तलने शुरू किए। उसका मन हुआ कि अभी जाकर दरवाजा खोल दे और पूछे कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन संस्कार और मर्यादा ने उसके पैर जकड़ लिए। उसने चाय का पानी चढ़ाया। अदरक कूटते हुए उसने अपना गुस्सा इस इमाम दस्ते पर निकाला। तभी विशाल की आवाज फिर आई, थोड़ी ऊंची। शायद वह उत्तेजित हो गया था। अरे माँ, कब तक टालेंगे? वे लोग कल ही आने वाले हैं।
अगर इंतजाम नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। सुजाता जी की आवाज आई, मैं देखती हूँ। मेरे पास जो पुराने कंगन है उन्हें। आगे की बात अनन्या सुन नहीं पाई क्योंकि चाय उबलकर बाहर गिरने लगी थी। उसने गैस बंद की, ट्रे में पकौड़े और चाय सजाई। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे अब यकीन हो गया था कि घर में पैसों की कोई समस्या है या कोई लेन देन है जिसे छुपाया जा रहा है। शायद विशाल ने कोई नया कांड कर दिया है जिसे माँ अपने गहने बेचकर सुलझाना चाहती है। ट्रे लेकर जब वह कमरे की तरफ बढ़ी तो अंदर सन्नाटा छा गया। राधिका ने जल्दी से अपनी गोद में रखी कोई फाइल तकिए के नीचे सरका दी। सुजाता जी ने अपनी आंखों के कोने पोंछे और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, अरे बहू, इतनी जल्दी बना भी लाई, बड़ी महक आ रही है। अनन्या ने ट्रे मेज पर पटकने के अंदाज में रखी। पकौड़ों की खुशबू कमरे में फैल गई, लेकिन तनाव की गंध उससे कहीं ज्यादा तेज थी। लीजिए, अनन्या ने रूखे स्वर में कहा, और अगर मेरी वजह से आप लोगों की सीक्रेट मीटिंग में खलल पड़ रहा हो तो मैं वापस रसोई में चली जाती हूँ। मयंक के आने पर ही आऊंगी। तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। विशाल ने हिम्मत करके चाय का कप उठाया। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस क्या विशाल, अनन्या अब चुप नहीं रह सकी। उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। मैं पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ। जब मैं आई तो तुम लोग चुप हो गए, फिर यहाँ बंद कमरे में खुसुर फुसुर। भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी, कंगन बेचने पड़ेंगे। मुझे सब सुनाई दिया है। क्या मैं इस घर की कुछ नहीं लगती? मयंक और मैं दिन रात मेहनत करते हैं और तुम लोग हमसे ही बात छुपाते हो। अगर कोई मुसीबत है तो बताओ, वरना कल की बात बिगड़ेगी तो इल्जाम मेरे सिर पर, मुझ पर ही आएगा कि बहू ने ध्यान नहीं दिया। सुजाता जी की आंखें भर आई। राधिका ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। अनन्या का गुस्सा और बढ़ गया। क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो? विशाल, तुमने फिर सट्टे में पैसे गंवाए हैं क्या, या किसी से उधार लिया है? नहीं भाभी, विशाल तड़प कर बोला। उसने तकिए के नीचे से वह फाइल निकाली और अनन्या के सामने रख दी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, यह देखो। अनन्या ने झिझकते हुए फाइल उठाई। वह एक अस्पताल की रिपोर्ट और कुछ लोन के कागजात थे। रिपोर्ट सुजाता जी की थी। उन्हें घुटनों की तत्काल सर्जरी की जरूरत थी, जिसका खर्चा 5 लाख रुपए बताया गया था, और लोन के कागज पर रिजेक्ट हो चुके थे। अनन्या अस्तबद्ध रह गई। उसने सुजाता जी की तरफ देखा। सुजाता जी ने रूंधे गले से कहा, बहू, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। विशाल और राधिका इसी का जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। विशाल का बिजनेस अभी मंदा चल रहा है और राधिका के ससुराल में भी तंगी है। हम सोच रहे थे कि मेरे पुराने कंगन बेचकर काम चला लेंगे, लेकिन मुझसे क्यों छुपाया? अनन्या की आवाज मध्यम पड़ गई। राधिका ने धीरे से कहा, भाभी, भैया और आपने पिछले महीने ही अपनी नई कार ली है। आपकी ईएमआई शुरू हुई है। माँ नहीं चाहती थी कि आप पर और बोझ पड़े। वो कह रही थी कि अनन्या दिन भर ऑफिस में खटती है, घर आकर भी काम करती है। अब उससे पैसे मांग कर मैं उसे और नहीं दबाना चाहती। हम बस यही सोच रहे थे कि बिना आपको और भैया को परेशान किए कैसे इंतजाम करें। अनन्या के हाथ से फाइल छूटकर सोफे पर गिर गई। जिसे वह अपनी उपेक्षा समझ रही थी, वह दरअसल सास का संकोच और प्यार था। वे लोग उसे पराया नहीं समझ रहे थे, बल्कि उसे मुसीबतों से बचाना चाह रहे थे। वे अपने तरीके से उसका ख्याल रख रहे थे, भले ही उसका तरीका नादानी भरा हो। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर सुजाता जी का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, आपने मुझे इतना पराया समझ लिया? क्या कार आपके पैरों से ज्यादा कीमती है? और कंगन, वो कंगन बाबूजी की निशानी है। उन्हें बेचने की बात भी आपने कैसे सोची? सुजाता जी रो पड़ी।
तो क्या करती बेटा, तुम दोनों पर पहले ही बहुत खर्चा है। अनन्या ने आंसू पोंछे और अपनी साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसने अपनी अलमारी की चाबी राधिका की हथेली पर रखी। राधिका, मेरी अलमारी के लॉकर में एक एफडी है के कागज रखे हैं। वो मेरे पिता ने शादी के वक्त मेरे नाम किए थे। वो ठीक 5 लाख की है। उसे तुड़वाने का प्रोसेस कल ही शुरू करते हैं। और सभी की आंखों में आंसू भर आए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें